सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो है, अर्थात जो रीट मेंस एग्जाम है। रीट मेंस एग्जाम के लिए साइकोलॉजी की क्लास, मनोविज्ञान की क्लास, और ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम जो रीट मेंस एग्जाम में जो साइकोलॉजी के जो 10 प्रश्न आएंगे, ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अपने 20 अंक के होंगे। कितने अंक होंगे? 20 अंक के होंगे, जो कि आप सभी को पता है। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के चरणों का सही क्रम है। देखो, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो उस सिद्धांत में उन्होंने 3 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? 3 चरण बताए थे। उन 3 चरणों का अपने को सही क्रम बताना है ना। जो 3 चरण दिए गए थे उनका अपने को क्या बताना है? सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सक्रिय अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ऑप्शन बी में है संकेतात्मक अवस्था, सक्रिय अवस्था और प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ऑप्शन सी में है सक्रिय अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। ऑप्शन सी में है ऑप्शन डी में है संकेतात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और सक्रिय अवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला आएगा सक्रिय अवस्था, मतलब पहला चरण क्या है इसका? सक्रिय अवस्था का। दूसरा चरण है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा चरण है संकेतात्मक अवस्था। अर्थात इनको इंग्लिश में बोलते हैं, सक्रिय अवस्था को बोलते हैं अपन इनएक्टिव स्टेज, और ये होती है अपने जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। जन्म से 2 वर्ष मतलब 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। और जो अपने दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तो इसका जो समय होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष। कितना? 2 से 7 वर्ष। इसको बोलते हैं अपन आइकोनिक स्टेज। क्या बोलते हैं? आइकोनिक स्टेज। और तीसरी जो है संकेतात्मक अवस्था, इसका जो टाइम होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष, और इसको अपन बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। कौन सी स्टेज? सिंबॉलिक स्टेज के नाम से इसको अपन जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारण करता है। मतलब जो किसी भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें वंशक्रम का क्या योगदान है, मतलब वंशक्रम क्या निर्धारित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ऑप्शन बी शारीरिक संरचना के विकास को। ऑप्शन सी है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को। और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है कौन? वंशक्रम। कौन? वंशक्रम है वो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अगला और तीसरा प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब जो कुपोषण होता है उसके बारे में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी ये बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। ऑप्शन डी में है ये कद को प्रभावित करता है। तो इन कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, तो वो ये है ऑप्शन ए वाला। कौन सा? ऑप्शन ए वाला है कि जीवन के बाद के वर्षों में ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो बाद के वर्षों में थोड़ी करता है ना। तो ये है बालक के सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। भाई कुपोषित बालक है वो सीखने में पीछे रहेगा, है ना, उतना सीख नहीं पाएगा। ये बालक को निराश करता है और आशंकित करता है, ठीक है। कुपोषण के कारण बालक हमेशा निराशा में रहता है। किस में रहता है? निराशा में रहता है। और साथ ही साथ ये कद को भी प्रभावित करता है। मतलब इस प्रकार के बालक बौने भी रह सकते हैं, है ना, दुबले पतले वगैरह। इस प्रकार के शारीरिक विकार है उनमें उत्पन्न हो सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। मतलब इनमें से कौन सा एक है जो बालकों के अधिगम मतलब सीखने में और विकास में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। ऑप्शन बी है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। ऑप्शन सी में है परिवार, खेल एवं पर्यटन। ऑप्शन डी में है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। तो इन सब में से अगर अपन देखें
तो बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो होता है अपने परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला और पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। मतलब यहाँ पर चारों ऑप्शन में चार विशेषताएं दे रखी है, उनमें से एक ऐसी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से क्या करती है, अलग करती है। मतलब एक विशेषता परिपक्वता की है, बाकी जो शेष है वो तीनों किसकी, अधिगम की है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इसमें पुनर्बलन का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी, मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, अभ्यास पर निर्भर है। तो देखो ऑप्शन डी में देखते हैं अभ्यास पर निर्भर। अभ्यास पर निर्भर कौन करता है, अधिगम करता है, न कि परिपक्वता, है ना। भाई मान लिया कि कोई बालक है तो अभ्यास करने से कैसे परिपक्व होगा। परिपक्वता का कौन सा अभ्यास होता है, कोई अभ्यास नहीं होता, वो तो सीखने का अभ्यास होता है ना, अधिगम का अभ्यास होता है। तो ये परिपक्वता को अधिगम से अलग नहीं करता, क्योंकि ये तो अधिगम की ही विशेषता है। ऑप्शन सी में व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया, कौन, ये अधिगम, ये भी अधिगम की विशेषता है। किसकी है, अधिगम की विशेषता है ना। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी में है अपने मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। देखो ये भी लक्षण जो है वो अधिगम का ही है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन ए में, इसमें पुनर्बलन का कोई स्थान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, परिपक्वता के लिए ये बात बिल्कुल सटीक है ना। पुनर्बलन के द्वारा कोई परिपक्वता को थोड़ी बढ़ाया जा सकता है। पुनर्बलन अधिगम के लिए आवश्यक होता है, परिपक्वता के लिए पुनर्बलन का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और सूचना वो ये है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज मिलेगी हर सब्जेक्ट की, है ना, अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो इन क्विज को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी अभी कितनी है और कितनी अभी करनी बाकी है। और क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब जो ठीक है, जो सत्य है ना। तो कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, परिपक्वता इंटू शून्य अधिगम बराबर शून्य उपलब्धि। ऑप्शन बी में है परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास। ऑप्शन सी में है शून्य परिपक्वता इंटू अधिगमीय अवसर बराबर शून्य उपलब्धि। ऑप्शन डी में सभी उपयुक्त है, मतलब सभी ठीक है। उपयुक्त का मतलब ठीक है या सत्य है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, परिपक्वता इंटू शून्य अधिगम, तो शून्य उपलब्धि बिल्कुल सही है। यदि अधिगम भी जीरो हो रहा है, परिपक्व तो है, जैसे कोई व्यक्ति परिपक्व है लेकिन अधिगम नहीं हो रहा है, तो उपलब्धि क्या होगी, उसकी जीरो ही होगी। तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन बी में परिपक्वता, ऑप्शन बी देखो वापस, ऑप्शन बी में परिपक्वता इंटू अधिगम, तो परिपक्वता और अधिगम को गुणा करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो क्या होता है, विकास, इससे विकास होता है। ऑप्शन सी में शून्य परिपक्वता इंटू अधिगमीय अवसर, तो शून्य उपलब्धि, मतलब है बालक परिपक्व नहीं है लेकिन उसको अधिगमीय अवसर दे रहे हैं। मान लिया कि बालक है 5 वर्ष का और हम उसको कक्षा 12 की किताबें पढ़ने का अवसर देते हैं, तो वो कक्षा 12 की किताबें पढ़ने के परिपक्व नहीं है ना, शून्य परिपक्वता है। इसलिए उपलब्धि भी क्या, इसलिए उपलब्धि भी क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। इसका मतलब ये भी कथन क्या सत्य है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है, मतलब सभी उपयुक्त है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। मतलब कल्पना के बारे में ये जो कथन है कि भाई कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का क्या करते हैं, नए रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये परिभाषा देने वाले कौन थे। ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है बोआज, ऑप्शन सी है रायबर्न, ऑप्शन डी में मैकडूगल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, रायबर्न। ये परिभाषा किसने दी थी, रायबर्न ने दी थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 8वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए रोजेनविंग द्वारा निर्धारित वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है।
देखो, रोजेनविंग ने एक वर्गीकरण दिया था व्यक्तित्व की विधियों का, तो उनमें से कौन सा एक रोजेनविंग की वर्गीकरण पद्धति में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत विधि, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ विधि, ऑप्शन सी प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन डी गोपनीय विधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी गोपनीय विधि। ऐसी कोई विधि नहीं होती है, या रोजेनविंग के वर्गीकरण में ऐसी कोई विधि नहीं है। बाकी व्यक्तिनिष्ठ है, ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी विधियां हैं, अप्रक्षेपी विधियां भी होती है, ठीक है, जो इनमें शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस, ये किस है जानना, किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? सुखाया नहीं, ये सुझाया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ऑप्शन बी है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, ऑप्शन सी में है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो NCF 2005 है, उसमें परीक्षा संबंधी सुझाव दिया गया है कि कक्षा 10 की परीक्षा क्या हो? ऐच्छिक हो। कैसी हो? ऐच्छिक हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, रेल्फ टाइलर ने मूल्यांकन को बताया है, मतलब रेल्फ टाइलर के अनुसार मूल्यांकन क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन सी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो देखो, रेल्फ टाइलर के अनुसार मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण की प्रक्रिया होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।